अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं और अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। जनाब जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक, खुशी और बरकतों वाला दिन है आज, और आज के दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जनाब प्रोग्राम में आज काफ़ी सारे सेगमेंट्स होंगे, बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहुत सारे मौजू पर आपको अपडेट्स भी देंगे। तो कुछ हाईलाइट्स है मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। आज चूँकि जनाब फ्राइडे है, 29 अक्टूबर है, तो बहुत ख़ास दिन है। आई एम श्योर स्पोर्ट्स के हवाले से आप लोग भी मुंतज़िर हैं शाम के 7 बजने के हवाले से कि जब पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान की टीम के सामने आमने सामने होंगे मैदान में। और पाकिस्तान चूँकि न्यूजीलैंड को और भारत को मात दे चुका है, तो खासकर आज के मैच पर जो है वो सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान अपने ग्रुप पर टॉप पोजीशन पर भी, और अफगानिस्तान की टीम भी एक चैलेंजिंग और टफ टीम है। इस हवाले से ज़रा एनालिसिस रखेंगे कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है। इसके साथ साथ जनाब प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत सुलेमान फ़ारसी के हवाले से भी बात होगी, साथ साथ बात होगी जीटी रोड पर जो ब्लॉकेज है, जो ट्रैफिक की जो रवानी मुतासर हुई है, उसके हवाले से जो आम पब्लिक है, जो शहरी हैं, उनको किन किन मसाइल और मुश्किलात और तकालीफ से गुजरना पड़ रहा है। एक्चुअली सिचुएशन है क्या, मुतबादिल रास्ता या रूट क्या इख्तियार करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो ट्रेवल करना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी डिटेल सेगमेंट होगा। और प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमारे पहले सेगमेंट में, हम बात करेंगे जनाब पंजाब के शायर शाकिर शुजा आबादी के हवाले से। जनाब जब भी सकाफत और अदब की बात होती है तो हम तमाम लोग जानते हैं कि अदब और सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे लिए बहुत ही कीमती लोग हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं, और इनकी कदर करना, इनकी अहमियत का एहसास करना, ये ना सिर्फ हम पर फ़र्ज़ है बल्कि हमारी हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है कि वो इनका ख्याल रखे। स्पेशली सारी ज़िंदगी जब कंट्रीब्यूट किसी शख्स ने किया होता है, लेकिन हमारी रियासत चूँकि एक फ़लाही रियासत होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। सिर्फ एक सोशल मीडिया ही शायद आखिरी सहारा रह चुका है, जहाँ पर जब खबर आती है, वायरल होती है, लोग उस पर वावेला मचाते हैं, तो फिर हुकूमती ऐवानों में शायद थोड़ा सा शोरगुल या हलचल होती है, और वो फिर हमारे मुल्क के जो ऐसे एसेट्स होते हैं उनकी मदद को पहुँचते हैं। शाकिर शुजा आबादी जनाब हमारे मुल्क के एक नामवर सराइकी शायर हैं, जो जिनकी तबीयत इस वक्त नासाज है। हम तमाम लोग जानते हैं कि वो बचपन से एक मखसूस बीमारी का शिकार है, चलने फिरने से भी कासिर है। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। जहांगीर तरीन साहब जनाब वहाँ पर पहुँचे और 5 लाख रुपए की इमदाद भी की। ताहम हुकूमत ने भी अब शाकिर साहब की मदद का ऐलान कर दिया है। इस वक्त नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के बाहर शाकिर शुजा आबादी साहब के साहबजादे नवीद शाकिर मौजूद हैं, हमारे नियो न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अरशद के साथ। तो इमरान से ही बात करते हैं और उनकी तबीयत के बारे में और हुकूमत किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, ये सारी बातें जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, ओवर टू यू। जी वालेकुम सलाम नबिहा। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के नामवर सराकी शायर जिन्होंने गरीब के मसाइल को उजागर किया, चूँकि उनका ताल्लुक भी एक पसमानदा खिते यानी कि जनूबी पंजाब के इलाके शुजाबाद से था। उन्होंने बहुत महरूमियाँ देखी और चलने फिरने से भी कासर थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने जज्बात जो हैं वो इशारों के ज़रिए, कनाइयों के ज़रिए, इस्तारों के ज़रिए जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाए। और यही वजह थी कि आम आवाम के अंदर जो ख़ास तौर पर हमारा सराइकी बेल्ट है, यहाँ पर उनकी शायरी को एक बहुत ख़ास और अदब वाला मुकाम हासिल है, क्योंकि शाकिर शुजा आबादी साहब की जो शायरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आम आवाम के मसाइल के ऊपर ही के ऊपर लिखी गई है। तो जब ये वीडियो वायरल हुई, क्योंकि चूँकि उनकी उम्र जो है वो 62 साल के हो चुके हैं और उनको एक मखसूस बीमारी भी लायक है, चलने फिरने से वो कासर हैं, तो हमारे इस कौम के जो असासा हैं, जब उनकी वीडियो वायरल हुई, जब उनको हाथ में सोजिश आई, तो उनको इलाज की घर से शुजाबाद से मुल्तान लाया गया। तो वो इस काबिल भी नहीं है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर किसी के सहारे बैठ सकें, क्योंकि उनके हाथ जो है वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी काम नहीं करती। तो उनको बमुश्किल उनके बेटे बांध के निश्तर अस्पताल यहाँ पे लेके आए। और वीडियो जब ये वायरल हुई, उस वक्त जो है अरबाब इख्तियार को ये एहसास हुआ कि हमारे इस कौमी हीरो को, जो हमारे कौमी शायर हैं, मुल्क भर में उनकी शायरी जो है वो मौजू गुफ्तगू बनी रहती है, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाए। इस वजह से उनको जब वीडियो वायरल हुई तो उसमें देखा जा सकता है कि किस कदर बेबसी है उनके अंदर। एक शायर जिन्होंने सारी ज़िंदगी आम आवाम की नुमाइंदगी की, उनको उन्होंने उजागर किया, लेकिन जब उनकी बारी आई, उनकी खिदमत की बारी आई, तो वहाँ पर रियासत जो है वो हमें इस कदर नाकाम नजर आई। जो उनकी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह उनको बांध के निश्तर हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। किसी भी तरह का नुकसान हो सकता था। जो उनके बेटे हैं
नवीद शाकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो उनके मुतरजम भी हैं, क्योंकि जैसे ही वो इशारों में, कनाइयों में कोई बात करते हैं तो वो सिर्फ उनको ही समझ आती है वो क्या बात करते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि शाकर शुजाबादी साहब एक मुल्क का नाम, असासा और हुकूमती सतह के ऊपर अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं, उनकी क्या इमदाद की गई? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो निस्तर नहीं लेके आ रहे थे हम, कुछ निजी मसला था, हाथ में सोजिश थी तो कहीं और लेके जा रहे थे। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, रैंडमली एक बंदे ने किया, तो हुकूमत गुज़श्ता जो भी आ रही है वो हल्का फुल्का इक़दाम करते थे, मेडिकल बोर्ड भी बैठते थे, काफ़ी बार चेकअप भी हुआ है। तो बीमारी काफ़ी अरसे से एक ही है, बार बार एग्ज़ामाइन भी होता है। निस्तर में हम 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जब सीएम साहब ने नोटिस लिया है तो वो उन्होंने, अब इनका मेडिकल बोर्ड बैठा है, 13 से 15 मेंबर थे, न्यूरो फिजिशियन पे, फिज़िकल वाले भी थे, सारे पूरे डिपार्टमेंट्स में से इन्होंने चुन के रखे हुए थे, अच्छे से केयर कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है इनसे। और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ टेस्ट हैं, उनके बाद ही कुछ पता लगेगा कि इम्प्रूवमेंट कैसी है। इम्प्रूवमेंट तो वैसे भी नहीं चल रही, निस्तर के ही प्रेस्क्रिप्शन हमें दिया गया था, वही चल रहा था। और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, इससे ये हुआ है कि आवाम को भी पता चला है कि यार वो किस हालात में है। सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने काफ़ी इक़दाम पहले भी किए हैं, इनमें कोई गलत फहमी नहीं है या कुछ शक शुबा नहीं है, बट इस बार जो उन्होंने किया है वो बहुत बेहतर ये है कि अच्छे से देखभाल ज़्यादा हो रही है। और कौन कौन सी शख्सियात हैं जो हुकूमती सतह पे आपसे मुलाकात हुई? जी, लाहौर से भी काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर से लोग आए थे, डीसी लेवल में भी जो इधर गवर्नमेंट सेक्टर के काफ़ी सारे आए हैं, मतलब एक कारकुन, पंजाब हुकूमत के भी और पीपल पार्टी के भी काफ़ी कारकुन आए हैं। पूरे पाकिस्तान में से जहाँ जहाँ तक बात पहुँची है सबको फिक्र थी। जहांगीर तरीन साहब भी आए थे कल, और काफ़ी बंदों ने पूछताछ की है कि किस तरह आप रह रहे हैं, कि अच्छा इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मसला कोई भी नहीं आ रहा, हमारे बस वही मुतालबा यही था कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, हम 6 साल से इनको बार बार लेके जा रहे हैं। सिंध ने भी बहुत अच्छा एक ऐलान उनको दिया जी, है, और वो भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क के इस हादसे की कोई ना कोई हेल्प करेंगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे कल्चर विंग में से, आशुलाल और जहांगीर मुखलिस, तो उन्होंने वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, तो उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए मिले थे हमें। बट वो कह रहे थे कि हम इलाज के लिए या कुछ और, मतलब है कि इनके सपोर्ट के लिए हम बाद में इक़दाम उठाएंगे। अभी तक उनका एक ही मेंबर आया था जो उनके बिलावल भुट्टो की तरफ से आए थे। जी जी, आपने देखा कि ये शाकर शुजाबादी साहब के बेटे जो है ये उनके मुतरजम भी हैं। कुछ शाकर शुजाबाद साहब की जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में इनसे कुछ पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपनी शायरी को जो है वो अपने एहसास को इशारों कनाइयों में इनको बयान करते हैं जो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन ये समझ आते हैं। जी, आप बताइएगा कि कितने अरसे से आप अपने वालिद के साथ बतौर मुतरजम काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप उनके एहसासात को, उनके जज्बात को समझते हैं? क्या फिर उनको लिख के बताते हैं कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं? जी, रिश्ता वही होता है नॉर्मल एहसास का। तो हमारे तो वाले साहब हैं, हमें तो बचपन से मतलब देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थे, बट हमें जब होश संभाले तब आके पता लगे कि उनका मकाम क्या है। शायरी के हवाले से जो बात करें तो शायरी उनमें महरूमियाँ जो हमारे इस खित्ते की है, ख़ासकर पंजाब, जनूबी पंजाब की, तो आम बंदे को जो प्रॉब्लम फेस होती है, चाहे वो कुछ भी हो, खाने का हो, पीने का हो, रहन सहन हो, मेडिकल कुछ का हो, तो हर इंसान को ये लगता है कि अरे मेरे दिल की बात उन्होंने किया। आम बंदे को जो प्रॉब्लम फेस होती है, महरूमियाँ हैं, काफ़ी बार इस चीज़ को उजागर किया गया। देखी मुआशरे की, हुकूमत की, उस तरीके से अगर ट्रीट किया जाता है शुरू से ही उनको, तो फिर आप देखें आम लोग तो एहसास करते हैं। जी, कन्वेंस पर्सनल नहीं थी तो मजबूरन हमें वो इसको लेके जाना पड़ा, अगर अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे ना। अब ये तो बात आला हुकाम तक पहुंची है, बार बार हम ये भी कहते रहे कि यार पर्सनल कन्वेंस अगर हो जाती है, मैं खुद इंटरप्टर भी हूँ, उनका तर्जमान भी हूँ 4 साल से, मैं ड्राइवर भी हूँ, तो हम दोनों बेटे साथ में होते हैं, वलीद शाकर, नवीद शाकर। हमसे पहले जो आते रहे हैं वो हम टच में नहीं थे, पढ़ रहे थे, तो वो एक गैप आ गया। जितना हम अच्छे से समझ सकते हैं कोई तीसरा आके नहीं समझ सकता। ठीक, इमरान अरशद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, आपने हमारी बात करवाई नवीद शाकिर साहब से। अच्छा, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को या प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, एक पैकेज भी हमने तैयार किया है, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि वो पैकेज भी इस हवाले से हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। खुदा की मर्जी, वो जिसे जो चाहे दे दे, वो मालिक है। तो कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, ना होवे जो मुमकिन ता मुमकिन बनाचा।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद और आपको अपडेट करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। और जनाब जीटी रोड आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से इसको सील किया जा रहा है और मुजाहिरीन को रोकने के लिए भी खंदकें खोदी जा रही हैं। तो हम तमाम लोग जानते हैं कि जीटी रोड लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हुए बहुत सारे शहर भी आते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपस में। और जो इस वक्त आम आदमी है वो इस ट्रैफिक की रवानी के मुतासर होने की वजह से किस कदर परेशान दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाना, बच्चों का तालीमी निज़ाम, इशाए खुर्दनोश की अशिया का इस्तेमाल वगैरह तमाम चीज़ों से कासिर हो चुका है इस वक्त आम शहरी। सूरत हाल इस वक्त एक्चुअली में है क्या, ये जानेंगे जनाब हम। आयशा शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। आयशा, एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त क्या है? नबिया, बिल्कुल हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो संगम है फैज़ाबाद, वहाँ पर खड़े हैं। अमूमन ये वो दाखिली इस्लामाबाद का रास्ता है जहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ जाती हैं। इसके साथ साथ तुलबा जाते हैं अपनी अपनी तालीम के लिए, और नौकरियों के हसूल के लिए भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मामूल के मुताबिक दफातर में जाते हैं। तो अभी हम फैज़ाबाद के संगम पर मौजूद हैं। अगर आपने फैज़ाबाद की कभी सैर नहीं की तो मैं आज आपको फैज़ाबाद की सैर भी करवाऊंगी और चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाएं। ये वो फैज़ाबाद का मेन पॉइंट है जहाँ से हम इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, और अभी आप देख सकती होंगी यहाँ पर शदीद ट्रैफिक है। इसके साथ साथ जो जितने भी रावलपिंडी जाने वाले मुल्हिका रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। जितनी भी छोटी छोटी गलियाँ हैं उनके आगे भी कंटेनर लगाए गए हैं। सदर हो, इसके साथ कमेटी चौक हो, 6 रोड हो, शमसाबाद हो, फैज़ाबाद हो, ये तमाम रास्ते जो हैं आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं, क्योंकि शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर हमें अगर हमें रावलपिंडी शहर से बाहर निकलना है या किसी को एंटर होना है तो ऑब्वियसली उसको फैज़ाबाद से गुजरना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो शख्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको तो फिर खासा जो है वो तकलीफ का सामना होगा। बिल्कुल नबिया, फैज़ाबाद वो मेन पॉइंट है। आपने किसी भी शहर जाना हो, चूँकि फैज़ाबाद में यहाँ पर बस अड्डा भी है, तो रोज़ाना हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर नज़र आते हैं जो अपने अपने आबाई इलाकों में भी जाते हैं। चूँकि यहाँ पर फैज़ाबाद मेन गढ़ है रावलपिंडी का, ये बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना है। अपने अपने घर में जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर सड़कों की सूरत हाल की बात की जाए तो हर वो इलाका जो है रावलपिंडी का जो फैज़ाबाद की जानिब आता है उसको बंद किया गया है। मेन रोड जो है IJP उसको भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, जहां पर लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। नबी, अगर हम बात करें जो 10 मिनट का रास्ता है फैज़ाबाद से लेकर तकरीबन कमेटी चौक का, उसको जितने भी रोज़ाना आने वाले लोग हैं वो उसको 1.5 घंटे की मुसाफत से तय कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी गलियाँ हैं उनको बंद किया गया है, सड़कें हैं उनको बंद किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रहने वाले रिहायशी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर करियाना स्टोर्स हैं वो बंद हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को दूर दराज इलाकों में पैदल जाकर तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदना पड़ी हैं। मेन इलाकों को तो बंद किया गया है जहाँ पर शहरियों को मुश्किल का सामना है। वहाँ पर ये भी आपको बताती चलूँ कि रावलपिंडी से रोज़ाना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन 25 से 30 हज़ार ऐसी आबादी है जो रोज़ाना इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल करती है। और सस्ती सफरी सहूलत जो है मेट्रो बस सर्विस वो सदर से लेकर वो भी IJP रोड तक बंद की गई है, जिसकी वजह से लोगों को सफर करने में भी मुश्किलात का सामना है, और वैसे भी रोडों पर भी लोगों को खासी मुश्किलात। आयशा, ऑल्टरनेट वे है कोई फैज़ाबाद का मुतबादिल रास्ता? नबिया, मुतबादिल रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बनाए गए हैं। नादरा चौक की तरफ जो है वो डाइवर्शन किया गया है। इसके साथ साथ 9th एवेन्यू जो है वो डाइवर्ट करके लिए जो जगह है वो बनाई गई है। फैज़ अहमद फैज़ का जो एक रोड है, परवीन शाकिर रोड, वहाँ से आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो सकते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ रावल डैम चौक है वो तो मुकम्मल बंद है, लेकिन नादरा चौक से आप इस्लामाबाद के लिए इंटर हो सकते हैं। आयशा, साथ ही आप रहिएगा, अमजद शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं सराय आलमगीर पर इस वक्त, और वहाँ पर क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है और शहरियों को किन मुश्किलात का और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये हम जानेंगे अमजद शाह से। अमजद शाह, एग्जैक्ट पॉइंट आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कहना है इंतजामिया का, कब तक रुकावटें हटा ली जाएंगी?
जी बिल्कुल नबीहा, मैं इस वक्त दरियाए झेलम के पुल पर मौजूद हूँ और दरियाए झेलम के दोनों पुलों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हिफाजती दीवारें तोड़कर कंटेनर लगा दिए गए हैं और पैदल चलने का रास्ता भी नहीं। इसके अलावा दरियाए झेलम पर बना रेलवे का पुल भी बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर कंटेनर रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सफर करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सराय आलमगीर 4 अजला का हब है, जिसमें मंडी बहावलदीन, जेहलम, गुजरात और मीरपुर आजाद कश्मीर के 2 अजला शामिल हैं। चारों अजला के जो अवाम है उन सफरी मुश्किलात हैं, सफर करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यहाँ पर इम्तहानात शुरू थे। जो कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने झेलम जाकर इम्तहानात देने थे और वो झेलम नहीं पहुँच रहे थे। पैदल चलने का रास्ता भी नहीं, दरिया में जो कश्तियाँ थी उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया है ताकि लोग कश्तियों में भी सफर ना कर सके। इसके अलावा सब्जी मंडी या गला मंडी में जो अनाज या सब्जियां पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सब्जियों और अनाज के रेट में इजाफा हो चुका है। उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और सब्जी और अनाज की किल्लत की वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अभी दरियाए झेलम के तीनों पुलों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कल जो है थी जो समाजी तकरीब थी, दूल्हे को कंधों पर उठाकर दरियाए झेलम के पुल से क्रॉस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो क्रॉस ना हो सका। अमजद, हमें ये बताइएगा कि जो इस वक्त बैरियर्स लगाए गए हैं यकीनी तौर पर, जैसा कि आपने बताया कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, कितनी देर से यहाँ पर वो स्टक हैं, कितने घंटे हो गए हैं स्टक है अब? और साथ दूसरा मुझे बताइएगा, मोबाइल सर्विसेज बहाल हैं यहाँ पर? जी मोबाइल सर्विसेज यहाँ पर कुछ कंपनीज की बहाल है और नेट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। नेट सर्विस जो बैरियर लगाए गए हैं तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर रुकी हैं, उनमें सब्जियां और दीगर अनाज जो है वो लोड है। ट्रांसपोर्टर हजरात भी नादान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जो गाड़ियां हैं उनके टायर खराब हो रहे हैं, लोड माल खराब हो रहा है और जो मुसाफिर है, यानी कि अगर कहा जाए कि शहरियों को जो इशाए खुरनोश है वो भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है या मुयस्सर नहीं है, क्योंकि मंडी में तो कुछ पहुंच नहीं पाया, तो ये कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, सब्जी मंडी में जो सब्जियां, फ्रूट या दीगर चीजें वो रास्ते बंद होने की वजह से बिल्कुल नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो इलाके की सब्जियां या फ्रूट हैं वो यहाँ पर महंगे दामों फरोख्त हो रही है और शहरी महंगे दामों वो चीजें खरीदने पर मजबूर है। और अमजद, कोई ऑल्टरनेट रूट बताया गया है? यहाँ से कोई अल्टरनेट रूट नहीं, क्योंकि सराय आलमगीर के एक तरफ नहर अपर झेलम है, वहां पर कुल और दूसरी तरफ दरियाए झेलम है और सेंटर में सराय आलमगीर है। यहाँ से कोई ऐसा रूट नहीं इस्लामाबाद। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया अमजद शाह आपका और आयशा शोएब आपका भी कि आपने हमें सूरत हाल से अपडेट किया। यकीनन तौर पे ये सोचने की बात है कि आम शहरी जो है एक तो वो वैसे ही परेशान है, स्ट्रेस आउट है, और ऐसे में जब मुल्की हालात इस तरह का रुख इख्तियार कर लेते हैं और जब इशाए खुरनोश की अशिया या सब्जी मंडी भी खाली पड़ी होती है तो आम शहरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है और सफ़र करना पड़ता है। बहरहाल प्रोग्राम है यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, जिसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप साथ रहिएगा। जनाब बहुत उम्दा माहम जी, माहम हमारे साथ जनाब मौजूद है। उभरती हुई गुलकारा है, फनकारा है, शायरा है और कंपोजर भी हैं। मैं सिंगिंग की तो बात जनाब करेंगे ही, लेकिन एक्सप्रेशंस वाह 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 वाह, काफी अच्छा जी। बाकायदा आपने म्यूजिक की जो है वो तालीम हासिल की है स्पेन से। आगाज कब हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, बचपन से सिंगिंग का शौक रहा? आगाज़, हाँ जी, आगाज़ का सच्ची बात है, मतलब आई थिंक इट्स सिंस फॉर एवर, अज़ल से ही। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, इन द सेंस मुझे याद है 7 साल से कम उम्र थी उस वक्त मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब गाने फ़ौरन से पिक कर लेने और फादर की कलेक्शन से ना ईस्टर्न भी, वेस्टर्न भी, पुराने भी, डिफरेंट जॉनरास, तो इट वाज अ रिच लिसनिंग एक्सपीरियंस। फिर स्कूल में हमारा क्वायर होता था, उसमें मैं गाती थी वेस्टर्न क्लासिक्स, मेलोडिका बजाना, पियानो की ट्रेनिंग ली। फिर वाइल ग्रोइंग अप आई वाज लिसनिंग टू डिफरेंट जॉनरास इंक्लूडिंग रॉक एंड रोल ऑल्सो, और बहुत से ब्लूज़, रॉक, जैज़ भी इन्फ्लुएंसेस हैं। फिर मैं ज़रा रागदारी की तरफ आई और फिर वो ट्रेनिंग शुरू हुई। किसको सुनकर ज़्यादा बड़ी हुई है, किस कौन बहुत पसंद रहा हमेशा से? मेरे ज़्यादातर अगर आप पूछेंगे तो मतलब इंटरेस्टिंगली आई हैव अ होल बंच ऑफ, मतलब मुख्तलिफ जॉनर।
क्लासिकल से भी हैं, जैज़ से भी हैं, नियो जैज़ से भी हैं, रॉक से भी हैं, ब्लूज़ से भी हैं। सो मतलब अभी मेरे ख्याल से टाइम कम है, क्योंकि मैंने अगर नाम लेना शुरू किया कम से कम 10 आर्टिस्ट तो हो जाएंगे। अच्छा, और ये वाले जो और है कवाली सूफी से भी हैं बिल्कुल, इंक्लूडिंग माय ओन उस्ताद। यानी फ्यूजन भी आप सुनती रही, क्लासिकल भी सुनती रही और सारा डिफरेंट जॉनरा के म्यूजिक भी आपका लगाव उसमें रहा। और उसके बाद अभी आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं। हाँ जी। तो ये मुख्तलिफ ज़बानों पर जो बूर हासिल होना ये कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किल चीज़ है। ये वाली जर्नी, ये वाली साइड के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं असल में कोई मेरे ख्याल से 12-13 साल की थी व्हेन आई पास्ड आउट ऑफ स्कूल। तो तब से मैं शायरी लिखना शुरू की, और मैंने कभी मतलब लिटरेचर में एकेडमिक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आई वाज राइटिंग सिंस अ वेरी यंग एज। तो मैं इंग्लिश में लिख रही थी, फिर मैंने उर्दू में भी लिखना शुरू किया। किसी ने मुझे कहा गाना लिख के दो, एक अंडरग्राउंड बैंड था। अच्छा। वहाँ से मैंने पहली दफ़ा उर्दू की कोई नज़म लिखी। सो ये है कि लैंग्वेजेस में हमेशा इंटरेस्ट था, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर लाइफस्टाइल भी ऐसा रहा कि ट्रैवलिंग आप करती रही, उस ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प आउट किया लैंग्वेजेस? ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं जिन जिन जगहों पे ज़्यादा रही हूँ वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई कैन स्पीक दोज लैंग्वेजेस, जिस तरह बंगाली है या स्पेनिश है या इवन ग्रीक है, वो नहीं, बट ये है कि कल्चर्स में आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कल्चर्स। तो मुझे हमेशा से ना एक बालों में भी आप देखें मेरे मुख्तलिफ रंग है, कपड़ों में भी, तो मुझे मुख्तलिफ रंगों को मिला के जो है ना एक पेंटिंग बनाना, मेरे ख्याल से दैट्स व्हाट आई वुड कॉल इट, जिसमें कलर बैलेंस एक खूबसूरत बन रहा हो। दैट्स हाउ आई सी cultural interaction, whether it's making friends or it's making music. आप स्पेनिश में भी कोई गाना आ रहा है जल्द? स्पेनिश में नहीं, वैसे मैं जब स्पेन में थी मैंने परफॉर्मेंसेस की थी। हाँ। बीच में स्पेनिश गाने भी थे, याद किए थे परफॉर्मेंसेस के लिए, बट रिकॉर्ड ऐसा अभी नहीं किया। बट हाँ जी, एक है, मैंने प्रोडक्शन एक लास्ट ईयर स्पेनिश में थोड़ा सा गुफ्तगू कर सकती हैं? कोई एक वन लाइनर, कोई किसी पाकिस्तानियों से चले मोहब्बत का इजहार या पाकिस्तान से, या कुछ इस तरह का वन लाइनर अगर आप? Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga. Amiga is like a female friend. Okay. Amigo is a male friend. Okay. तो hola amiga यानी hello girlfriend या female friend, how are you? Okay, तो स्पेनिश आगे मतलब फ्यूजन नजर आएगा हमें कुछ उर्दू स्पेनिश का? I think वैसे करना चाहिए। हाँ, let's see इंशाल्लाह। बट नॉट इन बहुत पसंद भी कर रहे हैं आजकल, इस तरह बहुत ट्रेंड है, पसंद लोग कर रहे हैं। हाँ जी, और लैटिनो म्यूजिक सीन भी काफी बड़ा है वैसे, सो आई थिंक करना चाहिए। यू आर राइट, इट्स अ गुड आइडिया। हु इज योर फेवरेट सिंगर? कौन पाकिस्तान से कौन पसंद है? आई थिंक इट वुड साउंड नार्सिसिस्टिक इफ आई से माइसेल्फ। पाकिस्तान से मतलब कंटेम्प्रेरी में जो है, मतलब इवन फॉर एग्जांपल ज़ेब बंगश भी मुझे पसंद हैं, और उसके अलावा जो पुराने लोग हैं ना, उसमें ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेरे उस्ताद जो रहे हैं नसीरुद्दीन सामी साहब, वो भी। आई ऑल्सो लाइक हदीका स्टोन। हाँ। और उसके अलावा मतलब ये अब यंग लोगों में जिस तरह जो आ रहे हैं, इवन अब्दुल्ला सिद्दीकी, वो ज़्यादा प्रोड्यूसर है वैसे, बट आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ म्यूज़िक एज वेल। और जिस तरह से वो ज़्यादा EDM को लेकर चल रहा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग वगैरह भी करता है। और प्रोड्यूसर्स में इस तरह रुहेल हयात हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा उनका काम, आतिफ असलम, सिंगर्स की बात कर रही हूँ मैं। आतिफ असलम, हाँ, मतलब एज अ पर्सन एंड ऑल, यस डेफिनेटली, एंड इवन एज एन आर्टिस्ट आई थिंक उनकी बहुत ज़्यादा एक विजन है, उसको लेकर चलते रहे। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अच्छा जनाब, नई आपकी एल्बम लॉन्च होने जा रही है कल, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। एल्बम नहीं जी, एल्बम में से तीसरा गाना, उसकी म्यूजिक वीडियो इंशाल्लाह कल लॉन्च हो रही है। उसकी ऑडियो जैसा कि आपने सुना ऑलरेडी पिछले हफ्ते लॉन्च हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज़ बिन गोइंग वेल। और उसके बारे में मैं कमली मस्तानी, जैसे कि आप लोगों ने सुना और मेरे एक्सप्रेशंस भी देखे, कि बेसिकली इसमें एक देयर इज़ अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट अबाउट अ वुमन जो सेलिब्रेट करती है लाइफ को, फ्रीडम को, और ये शायरी भी आपने नेचर को, और एक एम्पावर्ड वुमेन है। ये शायरी आपने खुद की है इस गाने? नहीं, शायरी मेरी अपनी नहीं। कल बल्कि आप अगर जाके देखेंगे इंस्टा फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था, बड़े मज़ेदार कुछ बातें की हैं अफजल साहिर ने। ही इज़ द पोएट एंड द लिरिसिस्ट ऑफ दिस। वो वही शायर हैं जिन्होंने शक्कर मंडारे और काफ़ी हिट्स भी दिए हैं पहले। रियली नाइस। माहम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान, एंड बेस्ट विशेस जो कल सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है उसके लिए। और थैंक यू सो मच आपका। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक पर जाएंगे, हेडलाइन ब्रेक लेंगे, पानी चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे, और उसके बाद आपको फ्रेश होकर दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको। और जैसा कि आज के दिन का भी इंतज़ार है शायकीन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शानदार फतह हासिल की है अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन शायकीन क्रिकेट को आज के मैच का भी खासा इंतज़ार है और नज़रें टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस के हवाले से। ताहम कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश करेंगे, कुछ तब्दीलियां हो सकता है कि आज के मैच में की जाए इन टीम पाकिस्तान। और ख़ासकर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान की टीम है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम पासा भी पलट सकती है और जो है स्कॉटलैंड को भी शिकस्त दी है अफ़गानिस्तान की टीम ने। तो आज ज़रा जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है टीम पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट ज़खरुफ मुमताज़ खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए, हमारे शो के लिए। सर, अफगानिस्तान की टीम किसी भी टीम को चैलेंज करने की सलाहियत रखती है, कैसा देख रहे हैं आप आज के होने वाले मैच को? जी नबिया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो किसी वे पे किसी टीम को भी हरा सकती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी पाकिस्तान की टीम चल रही है बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और तमाम शोबों में ठीक है, कुछ न्यूजीलैंड की टीम्स थोड़ी सी स्लॉपी फील्डिंग हुई, एक दो बाउंड्री में नहीं देनी चाहिए थी, अदरवाइज बैटिंग बॉलिंग पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन रही है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान की ठीक है बॉलिंग लाइन में वजीर हैं और राशिद खान है, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन अप है वो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ कोई बहुत बड़ा उनका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ऑन अ गिवन डे कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी, बैट्समैन, बॉलर चल सकता है, बट उसके बावजूद भी इस मैच में पाकिस्तान का जो बल्ला है वो भारी रहेगा। और आज जहाँ पे कल वीकेंड स्टार्ट हो गया था, फ्राइडे है, और जिस जगह जाके आप बैठे या इवन ICC क्रिकेट अकेडमी में आए, हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की बात हो रही है। काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव हाइप है और वो भी की जा रही है। इंशाल्लाह ये मैच है पहले दो मैच की तरह पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर दुआएं हैं टीम पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान की जैसे कि बॉलिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है और जो हरीफ है, जो टीम होती है वो भी ज़रा घबराती है पाकिस्तान की फील्डिंग से, बॉलिंग से, और हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स भी हैं, प्लेयर्स भी हैं। अफगानिस्तान की अगर स्ट्रेंथ पे बात करें तो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ से हमें अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी और वहीं पर हिट करना होगा? देखिए, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनके दोनों बॉलर्स हैं, मुजीब और राशिद खान। स्पेशली राशिद खान की अगर बात करें, राइट नाउ ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम लेग ब्रेक बॉलर्स की बात करते हैं, उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है, एक तो विकेट्स उनको उसी के मुताबिक मिलिंग मिलती है जैसे अभी दुबई या शारजा की बात करें। इसके अलावा वो एक लाइन पे ही बॉल करते हैं, ना वो उस लाइन से बाहर जाते हैं, ना वो वेलोड होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खूबी ये है कि बहुत अच्छा लेग ब्रेक भी कर लेते हैं, रॉन्ग वन कर लेते हैं, स्लिपर कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी लाइन को नहीं छोड़ते, अपनी लाइन नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है राशिद खान का, जिसकी वजह से वो कामयाब भी हुए। अभी वो रिसेंट PSL में भी जो जून जुलाई में गुजारी भी हुई, उसमें भी वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे और जितने मैचेस उन्होंने खेले उसमें उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी ध्यान और एहतियात से खेलना होगा। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो मेरा पाकिस्तान का बल्ला काफ़ी भारी है और नो डाउट अच्छा मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान शो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरे ग्रुप की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ज़खरुफ आपको कौन सी टीम उभरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप एक्साइटेड हैं, सारे पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, स्पेशली दुबई में आपको पता है एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की और वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। स्पेशली इंडिया से मैच जीतने के बाद जो यहाँ पे हाल है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने दो मैच जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं। इंग्लैंड का
जो नेट रन रेट है वो +3 से ज्यादा है, तो वो नंबर 1 पे है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है। तो मेरा ख्याल है कि सेकंड ग्रुप से यही 2 टॉप टीमें आप देखेंगे। अदरवाइज बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज की जो परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने है, तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। और जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है, जिस तरह की बॉलिंग है, जिस तरह उनका मिडल ऑर्डर है, जिस तरह मोइन अली बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल राशिद है, तो बड़ी कंप्लीट एक पैकेज है। जिस तरह हम पाकिस्तान को देखते हैं स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग और बैटिंग, तो वो भी उसी पे ही फोकस किए हुए हैं, उनको बड़ी उससे हेल्प भी मिल रही है। इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने कल किस तरह से मैच जीता, वो भी बड़ा कंसिस्टेंसी उन्होंने मैच जीत लिया। तो उस पूल में तो यही 2 टॉप टीमें जो आगे आ सकती हैं। पाकिस्तान के पूल में जो मुकाबला था वो न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस जीत के सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा वो काफी क्रूशियल होगा। जो टीम को मैच जीतेगी उसके आगे जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मैच आज अफगानिस्तान से है, उसके बाद पाकिस्तान ने लीबिया से खेलना है और फिर पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड से खेलना है। तो पाकिस्तान अपने जो मुश्किल मैचेस है वो आज खत्म कर लेगा। उसके बाद कंपैरेटिवली कुछ 2 आसान मैचेस पाकिस्तान के होंगे, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सेमीफाइनल में तो हम स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को देंगे। अच्छा ज़खरुफ, इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि आज की टीम में कुछ शायद तब्दीलियां भी रूनुमा होने जा रही हैं। आपके पास क्या कोई ऐसी खबर है? क्या टीम जो है वो सीनियर खिलाड़ियों को आज रेस्ट देने वाली है? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम प्लेइंग 11 जो इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बड़ी खेलेगी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको याद होगा कि एक बाउंसर जो आसिफ अली के हेलमेट पे लगा, उसके बाद उनका कंप्लीट चेकअप हुआ और डॉक्टर्स ने उनको क्लियर करार दिया। कल बड़ी भरपूर ट्रेनिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम दिखाई दी ICC क्रिकेट अकेडमी में, उसमें आसिफ अली ने भी ट्रेनिंग की। तो आज के मैच में भी आप वही प्लेइंग 11 देखेंगे जो हम पहले दोनों मैचेस में देखते हुए आए हैं। और आज के मैच में तो किसी सूरत भी प्लेइंग 11 चेंज नहीं करनी चाहिए। जो भी चांस बनता है वो अगेंस्ट लीबिया और अगेंस्ट स्कॉटलैंड बनता है, उसमें आप हो सकता है कि 2-3 तब्दीलियां देखें, हैदर अली को चांस मिल जाए, वसीम यूनियन को चांस मिल जाए। अदरवाइज आज के मैच में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, सेम प्लेइंग 11। अच्छा ज़खरुफ, अगर हम थोड़ी सी पिच की भी बात कर लें और अगर कोई टीम पहले टॉस जीतती है तो पाकिस्तान के फेवर में पहले बॉलिंग करना होगा या बैटिंग करना होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ी क्रूशियल सिचुएशन होती है जब भी मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस हो रहे होते हैं, क्योंकि 2 मरतबा तो पाकिस्तान लकी रहा है टॉस जीतने के मामले में। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी तक तो बाबर काफी लकी रहे हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने टॉस जीता है। देखिए, जो भी प्रोफेशनल टीम्स हैं क्रिकेट में, बेसिकली तो वो बिल्कुल भी टॉस पे डिपेंड नहीं करती और ना ही टॉस पे डिपेंड करना चाहिए। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हम टॉस जीतेंगे, हमने पहले बॉलिंग करनी है, बाद में बैटिंग करनी है और 11th ओवर पे आप टॉस हार गए तो सिचुएशन काफी खराब भी हो सकती है। बट प्रोफेशनल टीम्स हैं, ये दोनों साइड्स के लिए तैयार रहती है, चाहे पहले बॉलिंग आए चाहे बैटिंग आए। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पाकिस्तान दोनों मैचों में टॉस जीता है, पाकिस्तान को एज मिला है, पाकिस्तान ने चेज किया है। पहला मैच पाकिस्तान ने 10 रनों से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान चेज करके जीता। तो टॉस भी अहमियत का हामिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान अगर टॉस हारता है तो अफगानिस्तान भी यही चाहेगा कि वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराए, वो खुद चेज करे। उसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसी विकेट्स नहीं है पाकिस्तान या इंडिया की तरह जिसपे आप कोई 190 प्लस 200 या 250 के करीब स्कोर देखेंगे। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कोई एक प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया। अदरवाइज आपको यही स्कोर बोर्ड पे नजर आएगा 150 to 160 या मैक्सिमम 170 तक की स्कोर जाएगा तीनों ग्राउंड में। तो मेरा ख्याल है टॉस काफी अहमियत का हामिल होगा और पाकिस्तान अगर पहले 2 मैच जितना लकी रहता है टॉस जीतने के बाद तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चेस में जाएगा पहले बॉलिंग। ज़खरुफ, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और जनाब तमाम हमारी उम्मीदें और दुआएं जो हैं मैच में भी फतह याब होगा। और जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के जाने पड़ेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि जुम्मे का दिन है इसलिए जुम्मे की मुनासबत के हवाले से हमने खासकर आज का सेगमेंट डिज़ाइन किया है और कोशिश हमारी ये रहती है कि जुम्मे के दिन हम कोई ना कोई इस्लामी तालीमात के हवाले से गुफ्तगू या ऐसा सेगमेंट ज़रूर रखें ताकि हमारी रहनुमाई भी उस हवाले से हो सके। जनाब नबी मेहरबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, उनके जो साथी हैं वो उन सितारों की मानिद हैं जनाब, और हर सहाबी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से जो कुर्बत है, वो मोहब्बत की दास्तान, वो सीना बसीना हम तक पहुंची है। इनमें से एक असहाब का अगर हम जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में, जिनका नाम है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हम जिक्र करेंगे। और आप वो सहाबी हैं जो खुद इस्लाम की, जिन्होंने राह तलाश की, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और किस तरीके से पहुंचे, यही तारीख, यही हिस्ट्री आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौलाना इमरान बशीर साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। जहां से भी सर आप आगाज करें, क्या फरमाएंगे हज़रत सलमान के बारे में? जी सर, आपको आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे। जी जी, आप तक मेरा सवाल पहुंचा है? जी आवाज आ रही है। जी सर, मैं चाहूंगी कि हम लोग आगाज करें। हजरत सलमान फारसी किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचे? इमरान बशीर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। इन तकनीकी वजूहात को ज़रा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। सर ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे हज़रत सलमान फारसी का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी तलाश में पहुंचे। मैं चाहूंगी कि आप बताइएगा कि आपकी जो कुर्बत थी वो किस तरीके से थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बत इस हद तक थी, अम्मी जान अम्मी आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात देर तक इनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहते और हमें ये लगता, यानी अज़वाज मुतहरात कहती हैं, हमें ये लगता कि शायद आज हमारी बारी भी ना आए। यानी इस हद तक उनके साथ मोहब्बत और कुर्बत थी कि शायद आज हमारा वक्त भी इन्हीं के साथ बीत जाए। इतने अकेले बैठ के गुफ्तगू फरमाया करते थे। और यहाँ तक अल्लाह के महबूब फरमाया करते थे कि सब लोग जन्नत के मुश्ताक हैं, लेकिन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह, हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत सलमान फारसी, ये वो तीन लोग हैं कि जन्नत इनकी मुश्ताक है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक का मशवरा हज़रत सलमान फारसी ने दिया कि जिस वक्त हालत ये थी, वइज़्ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, कलेजे मुंह को आगे, आंखें धुंधियाली हो गई, हालत गैर हो गई। उस हालत में जो अल्लाह ने फतह का जरिया बनाया खंदक के मौका पर कि सारा अरब इकट्ठा होकर आ गया, तो हज़रत सलमान फारसी की राय थी। सब बड़े खुश हुए। अंसार कहने लगे, क्योंकि अल्लाह के महबूब के आने से पहले ये हमारे साथ मौजूद थे, इसलिए हम में से हैं। मुहाजिरीन कहने लगे कि नहीं, जैसे हम हिजरत करके आए हैं, ये भी मुहाजिर हैं, लिहाजा ये हम में से हैं। आप तक ये जब बात पहुंची तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन भी साइड पे हो जाएं, अंसार भी एक तरफ हो जाएं। सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान तो अहलुल बैत में है, सलमान तो हमारे घराने से है। इस हद तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके साथ थी। और रहा मामला के गुफ्तगू करते हुए, तलाश करते हुए ये कैसे पहुंचे। असल ईरान जहाँ पर आग की परस्तश होती थी जी, उसके ये नजरान थे, मजूसी थे। और एक मरतबा ईसाइयों को इबादत करते हुए देखा तो देखकर बड़ा दिल को अच्छा लगा। तो उनके पास जाकर रहना शुरू किया, अपने घर को छोड़ दिया। वहां पर कुछ अरसा रहे। उस बंदे का जब इंतकाल होने लगा तो उसने कहा कि फुना जगह, फुना जो पादरी हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास भेज दिया। करते करते
तो 8-10 के करीब उस वक्त के जो ईसाई थे, बड़े पादरी थे, उनके पास ये तशरीफ ले जाते रहे। आखिरी जब पादरी के पास गए तो उन्होंने कहा आप दीन हक की तलाश में निकले हैं, तो दीन हक के दाई, दीन हक के रहबर और रहनुमा इमामुल अंबिया मदीना मुनव्वरा की हदूद में, सारा हदूद अरबा बताया कि वहां पर तशरीफ लाने वाले हैं, आप वहां चले थे। कभी उन्होंने जाना था तो कुछ यहूदियों ने इनको पकड़कर इनको गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर बेच दिया मक्का मुकर्रमा में। बनो कुरैजा के वो अजीज अकरब आते थे, बनो कुरैजा वहां पर आए तो बनो कुरैजा ने ये गुलाम खरीद कर मदीना मुनव्वरा में ले गए। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होनी थी वहां पर मदीना मुनव्वरा में, तो उससे बहुत पहले ये जा चुके थे इंतजार करते, और वहां इंतजार करते रहे। तो जो इनके उस्ताद ने इनको निशानियां बताई थी कि ये उसाफ होंगे, उस सारी खूबियां उन्होंने पहचान ली। जब अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए, एक भी खूबी देख ली, दूसरी भी देख ली, सारी खूबियां देख ली। एक खूबी रह गई थी कि कंधों के दरमियान नबूवत, खत्म नबूवत की जो मोहर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के, दोनों शानों के दरमियान में थी। वो देखना चाहते थे तो बार बार पास टहल रहे हैं, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने कंधों से, अपने शानों से चादर को पीछे कर दिया कि सलमान देख रहे। समझ गए कि सलमान का देखना चाहते। ये इस तरीके से फिर आका की गुलामी में ये हाजिर होते हैं, और फिर ये मुकाम पाया कि अंसार में से भी नहीं, मुहाजिरीन में से भी नहीं, सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान तो हमारे घराने में से है। इन्होंने जो एक नुस्खा हमें इरशाद फरमाया, मैं ये चाहूँगा कि अगर हम ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो हम दुनिया में रहते हुए वो सारी राहतें, रहमतें, बरकतें लूट सकते हैं जो हर इंसान की तमन्ना। वो क्या फार्मूला बहन बताया, मैं करना चाहूँगा। एक मरतबा सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी जोड़ी बनाई गई। हालांकि खुद इतने जाहिद और इतने मुत्तकी थे कि हजारों नहीं लाखों में दिरहम दिनार आते, लेकिन गुरबा में तकसीम कर देते। और कभी दरख्त के नीचे लेट जाते, कभी किसी दीवार की साए के लेट जाते। और एक सहाबी से उन्होंने कहा अगर इजाजत है तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक आपका छोटा सा घर बना दूं। तो कहा हाँ फिर ठीक है। बड़ी देर वो इस्तरार करते रहे। वो राजी किस बात पर हुए, फरमाया कि छत ऐसा हो कि जो मेरे सर के साथ लगे और लंबाई चौड़ाई इतनी हो कि मेरे पाँव उसके साथ लगे, इससे बड़ी झोंपड़ी नहीं होनी है। तो ये अपने लिए झोंपड़ी तैयार कर रहा है, अपने जात के एतबार से इतनी कुर्बानी। लेकिन मेरे आप तक जो पैगाम पहुंचाया वो मैं पैगाम अर्ज करना चाहूंगा। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर भाईचारा कायम किया, जिसे हम मुआखात कहते हैं। एक भाई दूसरे भाई का मददगार होगा, मुआमिन होगा। मुसलमान फारसी और सैयदना अबू दरदा, ये दोनों हजरात की अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ी बनाई। दोपहर का वक्त हुआ तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खाना लेकर आए। और जब जाने लगे तो उनको पास बुलाया और फरमाया मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, अफ्तर माइया। मेरा रोजा है, असली रोजा मेहमान की खुशी के लिए इंसान इफ्तार कर सकता है, बाद मुझसे बात कर ले। बैठ के उन्होंने रोजा खोला। रात का जब वक्त हुआ तो तशरीफ ले जाने लगे तो अल्लाह अकबर, उनको पकड़ा था, किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। तो मैं मेरे साथ लेट गए, चुप करके लेट गए। थोड़ी देर के बाद जाने लगे तो फिर उनको पकड़ लिए, तो लेट गए मेरे साथ। जब आखिरी पहर हुआ कि मैं आपको फिर उठाऊंगा, जब आखिरी पहर रह गया तहज्जुद का, तो सलमान फारसी ने इनको भी उठाया, फिर भी उठे, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद 4 नसीहतें फरमाई। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़ व इन्ना लिआइनैका अलैका हक़ व इन्ना लिज़ौजतिका अलैका हक़ व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़। मैं तुम्हारे रब के तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। तुम्हारी आंखों के नींद की तरफ रहनुमाई फरमाई, बहुत कम सोते थे।
फिर तुम्हारी बीवी बच्चों के तुम्हारे जो कुछ हुकूक है उसको भी वक़्त दो तराफत। और चौथे नंबर पर फरमाया इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़, जो तुम्हारी ज़ियारत के लिए हैं उनके तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। व आतिकुल्लज़ी हक़्क़ुल हक़्क़ा, जिसका जो हक बनता है वो उसको अता करते चले जाओ। ये 4 नसीहतें जब फरमाई, क्योंकि ये रोजे इतना रखते थे कि बहुत नहीफ और कमजोर हो गए और रात को जाग जाके इधर हल्के बन के, घर वाले भी मुतासिर हुए होते, तो उनको म्याना रबी की राह दिखाई। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला जब अल्लाह के महबूब के पास पहुंचे तो आप फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे, किसी ने कोई सवाल करना हो, किसी ने कोई ख्वाब देखा हो। आप ज़िमन में बात आ गई बहन, मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि ख्वाब कभी किसी से न पूछें, आम बंदे से, किसी मुअब्बिर से, किसी मुखलिस से, किसी समझदार बंदे से पूछें। हर बंदे से कभी ख्वाब ना पूछें, वरना हाल क्या हो गया। मैं छोटा सा एक लतीफा सुना दूं। वो एक आदमी ख्वाब में देखता है कि उसकी चारपाई के नीचे आग लगी हुई। सही। वो एक मुअब्बिर से बहुत बड़े उनके पास आया और आके कहने लगा, अगर दुआ फरमा दें कि मेरी चारपाई के नीचे आग लगी हुई है तो अल्लाह पाक करम फरमाए। तो मैं मुबारक हो तुम्हें, ये तो अल्लाह का करम हुआ, जाके जमीन खोदो, नीचे से खजाना निकलेगा। जाके खोदा तो खजाना निकला है। तो वहां एक बंदा बैठा हुआ था नादान किस्म का, तो उसने भी दुआ करना शुरू कर दिया, ना मुझे भी आग दिखा दे, मुझे भी आग दिखा दे। तो 4-6 महीने गुजर गए तो उसने भी आग देखी, तो भागता भागता मिठाई का डब्बा लेके आया के पास, हज़रत मैंने भी आग देखी है तो मैं आपके लिए भी मिठाई का डब्बा लेकर आया। मैं जल्दी जाओ और अपने बीवी बच्चों को घर से बाहर निकालो, तुम्हारा छत गिरने वाला है। कहा हज़रत उधर खजाने और इधर जो है वो भी जा रहा है। उसने ख्वाब सर्दी में देखा था, तूने ख्वाब गर्मी में देखा। इसलिए ख्वाब की ताबीर किसी मुअब्बिर से जो ख्वाब को समझता हो। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद पूछा करते थे कि आप में से किसी ने ख्वाब देख रहा है, कोई बात पूछनी है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला को अपना जो मसला पेश आया था उसकी तबीयत में बोझ था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मेरा रोज़ा तुलवा दिया, मुझे तहज्जुद नहीं पढ़ने दी, और ऊपर से मुझे ये 4 नसीहतें फरमाई। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सदक़ा सलमान, सलमान ने तो पूरे दीन का खुलासा पेश कर दिया और सच फरमाया सलमान। रब के हुकूक, नफ्स के हुकूक और बीवी बच्चों के हुकूक और जो आने वाले मेहमान हैं उनके हुकूक, वह आतिकुल्लज़ी हक़्क़ुल हक़्क़ा, जो जिसका हक है उसको अदा करते चले जाएं, अल्लाह आपसे राज़ी है। मौलाना साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जनाब हमारी भी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह आगे भी कि ख़ासकर जुम्मे के दिन अगर हम कोई एक इस्लामिक सेगमेंट जो है वो आपके सामने ज़रूर रख सके, ताकि जो इस्लामी तालीमात है और जो हमारा जो दीन है, जो ईमान है, वो ताज़ा हो सके। बहरहाल प्रोग्राम में जनाब इस वक्त बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे की जानिब और फिर किचन में आपको लिए चलेंगे रेसिपी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सीधा लिए चलते हैं आपको रूह अफ़ज़ा के किचन में। और अनम आज आप जी चाइनीज़ बना रही हैं? आज हम चाइनीज़ मतलब मिक्स आप कह लें पैन एशियन चाइनीज़, हाँ पैन एशियन कुजीन बना रहे हैं हम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, उसके साथ हमने बनाए हैं गार्लिक फ्राइड राइस। तो दोनों जो है चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी जो है रेडी हैं। आपको पता है आज मैं काफ़ी देर से किचन में आकर काम कर रही हूँ। तो सिंपल पहले मैं आपके साथ चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। 1 कप ऑयल था, उसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन बोनलेस हमने लिया था। अच्छा, मीट जो है आप इसके अंदर या तो चिकन ऐड कर सकते हैं या सी फूड ऐड कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा जी, अभी बेसिकली मेरा जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट जलफ्रेज़ी डन हो गया है। अब मैं उसमें जो वेजिटेबल्स डालने लगी हूँ, बिल्कुल लास्ट मिनट पे बिल्कुल लास्ट मिनट में डालनी। उसमें जाएगी ये कैप्सिकम इस तरह क्यूब्स में कटी हुई, और अनियन जाएगा इसी तरह क्यूब्स में कटा हुआ। इसको डालकर 1 से 2 मिनट जो है, जब भी हम कोई इस तरह की डिश बनाते हैं तो वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है।
तो ये जो है एंडिंग पॉइंट पे हम डालेंगे 2 से 3 मिनट, सिर्फ जो हल्का सा इसका क्रंच जो है वो खत्म हो जाए, सॉगी ना हो बिल्कुल, सॉगी ना हो, अगर एक क्रंच रहना चाहिए उसके अंदर। सिंपल मैंने नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, विनेगर है और सोया सॉस लगाकर चिकन को मैरिनेट कर लिया था। अच्छा, विनेगर की क्वांटिटी का भी ख्याल थोड़ा सा हमने रखना है, वरना वो टेस्ट फौरन से पहले बिल्कुल हर चीज़ की क्वांटिटी का ख्याल जो है आपने रखना है। उसके बाद आपने चिकन को, अगर आपके पास टाइम है तो आधा पौना घंटा जो है आप उसको मैरिनेट करने के लिए रख दो। उसके बाद ऑयल में आपने चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर नॉर्मल साइज़ के लिए, जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, उनको ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर, जैसे अभी आप देख रही होंगी कि इसमें मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ठीक है जी। अब ये जैसे ही मीनवाइल ये कुक हो रहा है तो मैं ये जो है यहाँ पे हमारे गार्लिक स्पेशल सॉस तो इसकी ऐसा रेडी नहीं कोई ऐसे स्पेशल सॉस नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ जो गार्लिक राइस है उसके लिए जो है राइस मैंने लिए थे, तकरीबन 1 kg के करीब ये राइस थे। ऑयल लिया, उसमें मैंने गार्लिक सौते किया, थोड़ा सा ग्रीन अनियन उसको सौते किया, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है और उसके बाद चावल बॉईल करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद उसको दम लगा दिया 2 से 3 मिनट का। और अब जो है मैं इसको ग्रीन अनियन के साथ जो है इसकी हमने जो है, कलर बहुत अच्छा है राइस का, तो डिश आउट कर लेते हैं राइस। जी बिल्कुल। और चिकन को कितना टाइम है ना? चिकन को भी बस, चिकन भी रेडी है, बस ये 1-आध मिनट जो है अच्छी तरीके से वो कुक हो जाए तो फिर उसके बाद जो है मैं अच्छा, सॉस की थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे उसमें? नहीं, सॉस की नहीं ज़रूरत नहीं है। वो पानी जब जिसमें चिकन हमारा कुक होगा तो उसमें जो है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। चावल जरा देखें, अगर आपको आई एम श्योर नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, कैसे निखरे निखरे और अलग थलग चावल अनम बहुत उम्दा लग रहे हैं। और ऊपर से इसको ग्रीन अनियन से इसकी गार्निश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑयल आ चुका है ऊपर, और अब जो है मैं लास्ट एंडिंग पॉइंट में बिल्कुल टमेटोज ऐड करूँगी, जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। और उसके बाद हम फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर देंगे। और सिंपल, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी वो भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। हाँ जी। तो ये जो है जलफ्रेजी रेडी है। ओके, वाओ, यानी कि आज फ्राइडे की, वीकेंड की, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए स्पेशल रेसिपी आपको मिल चुकी है। और अनम, बिफोर क्लोजिंग हम आपसे फाइनल रेसिपी भी एक बार सुनेंगे। अच्छा नबिया, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप ये देखें कि सारी वेजिटेबल्स, अच्छा ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कम ग्रेवी रख लें, अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके पास ऑप्शनल हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और सर्दियों में तो वैसे ही ज़रा इस तरह की डिशेस का बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। फाइनल रेसिपी हम क्विकली शेयर कर दें। सिंपल, तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो था चिकन था, बोनलेस ऑयल में उसको हमने सौते कर लिया। उसके बाद जो है उसमें सॉल्ट था, उसमें ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स थे, सोया सॉस थी, डाल के मैरिनेट करने के बाद फ्राई कर लिया। उसके बाद 3 से 4 टमाटर जो है हमने ब्लेंड करके इसमें ऐड किए, उनको तब तक कुक किया है जब तक उनकी बिल्कुल भी पानी ड्राई नहीं हो गया। उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, मैंने अनियंस और कैप्सिकम और टमेटोज़ ऐड किए। डालने के बाद 2 से 3 मिनट कुक करना है तो जलफ्रेजी डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच अनम। और भाई ज़बरदस्त, हम तो फ़ौरन अब क्लोजिंग करेंगे क्योंकि अनम ने ज़बरदस्त खाना तैयार किया है। आप लोग भी आज इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिश को, और उसके बाद फीडबैक आपने लाजमी शेयर करना है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात। वीकेंड एंजॉय करें और अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Pakistan,